आज हम आपको ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ गेम नहीं, एक जिंदगी और मौत का खेल है जिसका नाम है स्क्विड गेम सीजन 3। लेकिन रुकिए, अगर आपने अब तक स्क्विड गेम सीजन 1 या स्क्विड गेम सीजन 2 नहीं देखी तो चिंता मत कीजिए। हम आपको पूरी पहले की कहानी एक ही बार में समझा देंगे, वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे गेम के लिए जहां हर कदम पर मौत खड़ी है और जीत सिर्फ उसकी है जो हर दाव पहले ही समझ जाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के स्क्विड गेम सीजन 3। कहानी की शुरुआत होती है जी हुन से, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी की जंग हार चुका था। उसके पास ना कोई नौकरी थी ना पैसा, यहाँ तक कि अपनी माँ के इलाज के लिए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। हालात इतने खराब थे कि उसे अपने ऊपर से भरोसा उठने लगा था। ऐसे ही एक मुश्किल वक्त में एक अजनबी शख्स उसे एक अजीब से गेम के बारे में बताता है जिसका नाम होता है डेथ गेम। अब जी हुन के पास कोई और चॉइस नहीं थी और वो इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। अब जब वो वहाँ पहुंचा तो देखा कि उसके साथ 500 और लोग भी थे जिनकी जिंदगी अभी उतनी ही टूटी फूटी थी। इस गेम में एक भयानक रोबोट था जो भी थोड़ा सा भी हिलता तो वो उसे तुरंत गोली मार देता था। ये गेम एक खौफनाक मौत का जाल था जहाँ हर एक चाल पर जान दांव पर लगी थी। अब जी हुन ने अपनी जान बचाने के लिए एक बूढ़े कैंसर पेशेंट तक को धोखा दे दिया। वो जानता था कि अगर गलती की तो जान चली जाएगी। अब आखिरकार जी हुन ही उन 500 में से अकेला बचने वाला था। वही था जो इस खतरनाक गेम को जीत गया। इनाम में उसे ढेरों पैसे मिले, लेकिन उसने कभी उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उसे लगता था कि वो इन पैसों का हकदार ही नहीं है। और 499 लोग उसकी आंखों के सामने मारे गए थे। उसे बहुत अफसोस था। अब एक दिन उसे एक डरावनी सच्चाई पता चलती है कि ये खेल सिर्फ कुछ अमीर लोगों का एंटरटेनमेंट का जरिया था। वो लोग मजे लेने के लिए गरीबों की जिंदगियों से खेलते थे और उनका खून बहाते थे। अब जी हुन ये तय करता है कि अब वो इस खेल को बंद कराकर ही रहेगा। अब कहानी में आता है जुन हो जो एक पुलिस ऑफिसर है। अब जुन हो का भाई अचानक गायब हो गया था और वो उसकी तलाश में लगा था। एक दिन उसे अपने भाई के रूम में वही स्क्विड गेम वाला कार्ड मिलता है। उसे धीरे धीरे इस खेल की असलियत का अंदाजा लगने लगता है। यहाँ पर हारने वालों को सिर्फ मारा नहीं जाता था बल्कि जिनकी बॉडी बच जाती थी उनके ऑर्गन्स तक निकाल कर बेच दिए जाते थे। अब जुन हो ने गेम में घुसपैठ करके गेम की सच्चाई के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो पकड़ लिया गया और जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। इस खेल का फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि खुद जुन हो का भाई था जिसे वो ढूंढता फिर रहा है। अब सीजन 2 में हम फिर से जी हुन को देखते हैं। वो जान चुका था कि अमीर लोग एक बार फिर स्क्विड गेम का नया सीजन शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठेगा। अब उसने फैसला किया कि अब ना कोई मरेगा ना ये खेल आगे बढ़ेगा। उसने अपना पूरा पैसा और ताकत इन दरिंदों को रोकने में लगा दी। उसने पुराने प्लेयर्स को इकट्ठा किया, लेकिन इस बार खेलने के लिए नहीं बल्कि लड़ने के लिए। प्लान के तहत उन्होंने आपस में लड़ाई का नाटक किया। अब जैसे ही गार्ड्स उन्हें रोकने आए उन्होंने उन्हीं पर अटैक कर दिया और उनसे उनकी गन छीन ली। अब हालात बदल चुके थे, प्लेयर्स के पास भी हथियार थे और उन्होंने सीधे कंट्रोल रूम की ओर रुख कर दिया। वहाँ बैठे थे वो लोग जो इस घिनौने खेल को कंट्रोल कर रहे थे। कंट्रोल रूम तक पहुँचते पहुँचते फायरिंग और खून खराबे का माहौल बन गया था। हर तरफ गोलियां चल रही थी। अब जी हुन और उसका खास दोस्त बड़ी मुश्किल से कंट्रोल रूम के पास पहुंच ही गए थे, लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। अब उनके पास गोलियां खत्म हो चुकी थी और रास्ता भी बंद, और तभी सामने आता है फ्रंटमैन। लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि जी हुन के सामने वही फ्रंटमैन था जिसने उसके दोस्त को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी थी। जी हुन बुरी तरह से टूट चुका था। उसने खुद को हारता हुआ महसूस किया और यही सीजन 2 का एंड हो गया था। और स्क्विड गेम सीजन 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। अब हालात काफी बिगड़ चुके हैं। इस लड़ाई के बाद सिर्फ 60 प्लेयर्स ही जिंदा बचे हैं। बहुत सारे गार्ड्स भी इस जंग में मारे जा चुके हैं। ये लड़ाई जितनी डरावनी थी उतनी ही तबाही लेकर आई थी। अब इस लड़ाई के बाद जी हुन को पकड़कर हथकड़ी से बांध दिया गया। अब उसे गेम के अलावा किसी भी चीज में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। वो बस एक कैदी बनकर वहाँ बैठा हुआ था। अब बाकी बचे हुए लोग अब उसके सामने अपना गुस्सा और हार का दर्द निकालने लगे। सबका कहना था कि ली की वजह से ये लड़ाई हार गए। ली को नीचे हथियार लाने भेजा गया था, लेकिन वो डर के मारे ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाया। इस वजह से उनके पास गन्स खत्म हो गई और उन्हें लड़ाई में हार माननी पड़ी। अब इसी मौके पर वो तांत्रिक औरत भी आ जाती है जो जी हुन को बहुत बुरा भला कहती है और ताने मारती है। वो कहती है कि मैंने कहा था कि इससे कुछ नहीं होने वाला। अब इतना सुनते ही जी हुन का गुस्सा फट पड़ता है। वो उसके गले को पकड़कर जोर से दबाने लगता है। बाकी सब लोग मिलकर किसी तरह उस तांत्रिक को बचा लेते हैं, लेकिन जी हुन की आंखों में उस वक्त सिर्फ गुस्सा और हार का दर्द था। उसने पूरी रात ली को घूरते हुए बिताई, यहाँ तक कि अब ली खुद भी उससे डरने लगा था।
अब अगली सुबह फिर से वोटिंग होती है और पता चलता है कि ज्यादातर लोग गेम को अभी भी जारी रखना चाहते हैं। अब ये सुनकर जी हुन अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन अब तो गेम खेलनी ही थी। अब सुबह होते ही सब लोग जब गेम रूम की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में कॉरिडोर से गुजरते हुए उन्हें एक खौफनाक मंजर नजर आता है। कल की लड़ाई में मारे गए प्लेयर्स की लाशें जो छत से लटकी हुई थी। अब ये नजारा इतना डरावना था कि सबके कदम वहीं थम गए। अब इसके बाद सबके सब गेम रूम में पहुंचते हैं, जहां पर गेम के नए रूल्स बताए जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बॉल रखी गई थी जिसके अंदर 2 रंगों की बॉल्स थी, एक रेड और एक ब्लू। हर प्लेयर को बारी बारी से एक बॉल उठानी थी और जो रंग उसकी बॉल का होगा वही उसकी टीम होगी। अब रेड बॉल वाले रेड टीम और ब्लू बॉल वाले ब्लू टीम। दूसरी तरफ कहानी में वापस आती है न्योल, वही गार्ड जो पहले सीजन में प्लेयर्स को बेवजह मार देती थी ताकि उनके ऑर्गन स्मगल ना किए जा सके, लेकिन इस बार उसने एक इंसान को नहीं मारा था और वो आदमी मरा हुआ समझकर 2 गार्ड्स उठा ले गए थे। जब वो उसे ऑर्गन रूम में ले जाकर ऑर्गन्स निकालने की तैयारी कर रहे थे तभी न्योल वहां आ गई। उसने दोनों गार्ड्स को गोली मार दी और डॉक्टर को साफ साफ धमकी दी कि अगर इस आदमी का इलाज नहीं किया तो अगली गोली तुम्हें लगेगी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गेम की तरफ। दोनों टीम बन चुकी थी और गेम का नाम रखा गया था किड्स एंड नाइफ्स। गार्ड्स ने बताया कि गेम हिडन सीक जैसा है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक। ब्लू टीम के लोगों को छुपना था और रेड टीम के लोगों को उन्हें ढूंढकर मारना था। अब खास बात ये थी कि हर रेड टीम प्लेयर को कम से कम एक ब्लू प्लेयर को मारना जरूरी था। अगर कोई रेड प्लेयर किसी ब्लू को नहीं मार पाया तो गेम के एंड में उसे ही मार दिया जाएगा। अब रेड टीम को खंजर दिए जाते हैं और ब्लू टीम को कीज, जिनसे वो अंदर बने दरवाजों को खोलकर छुप सकते थे। यानी कि इस बार लड़ाई थी छुपने की, चाबी और मारने वाले चाकू के बीच। अब हमें दिखाया जाता है कि जी हुन रेड टीम में है इसलिए उसके पास चाकू है और जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा गुस्सा है वह है ली और वो है ब्लू टीम में। मतलब अब जी हुन के पास मौका था ली को मारने का और इस वजह से ली बुरी तरह से डर चुका था। इधर कहानी कटती है और हमें दिखाया जाता है जुन हो का एक सीन। वो अभी भी स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार नाकाम हो रहा है। नाकामी की सबसे बड़ी वजह है उसका खुद का एक पार्टनर जो कि उसे जानबूझकर गलत दिशा में गाइड कर रहा है। असल में ये पार्टनर उसी के भाई यानी फ्रंट मैन का भेजा हुआ आदमी है। अब इन्होंने ये सब प्लानिंग जानबूझकर की थी ताकि जुन हो उस आइलैंड तक कभी पहुंच ही ना सके, उसकी जान भी बची रहे। यानी जुन हो को भी भटकाना था और उसकी सुरक्षा भी करनी थी। अब दोबारा कहानी लौटती है गेम में। ब्लू टीम के लोग घबराए हुए हैं, वो खूब शोर मचा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस गेम में हारने और मरने का खतरा सिर्फ उन्हीं पर है। तभी गार्ड्स एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर आप चाहें तो किसी भी रेड टीम वाले से अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। अब कई लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अब गार्ड्स ने ब्लू टीम को कहा कि सबसे पहले गेम एरिना के अंदर चलो ताकि उन्हें छुपने का वक्त मिल सके। अरीना अंदर से एक भूल भुलैया जैसा था जहाँ कई रूम्स थे और दरवाजा लॉक था। ब्लू टीम को दरवाजे खोलने के लिए चाबियां दी गई थी, उन्हें सही चाबी से सही दरवाजा खोलकर अंदर जाकर छुपना था। यहाँ हमें दिखाया गया कैट योंग और डैनी का ग्रुप जो अब भी आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। डैनी प्रेग्नेंट थी इसलिए योंग और कैट उसका पूरा ध्यान रख रहे थे। अब रेड टीम की एंट्री होने वाली थी। जी हुन के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि ली को ढूंढकर मारना। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। उधर ली भी ये बात समझ गया था इसलिए वो बहुत तेजी से किसी सुरक्षित रूम की तलाश में भाग रहा था। रेड टीम में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें किसी को मारने की हिम्मत नहीं थी तो उन्होंने ड्रग्स ले लिए ताकि नशे में रहकर हिम्मत जुटा सके और फिर वही लोग भी ब्लू टीम के लोगों को शिकार बनाने निकल पड़े। जी हुन अब सिर्फ ली को ढूंढ रहा था। उधर ब्लू टीम के बाकी लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक चीज नोटिस होती है कि हर दरवाजे पर एक शेप बनी होती है और उनकी चाबियों पर भी वही शेप्स बनी होती है। यानी अगर किसी के पास ट्रायंगल वाली चाबी है तो वो सिर्फ ट्रायंगल वाला दरवाजा ही खोल सकता है। अब हमें फिर से कैट योंग और डैनी को दिखाया जाता है। इन तीनों के पास तीनों शेप्स वाली चाबियां थी। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो कोई भी दरवाजा खोल सकते थे, यहाँ तक कि वो स्पेशल डोर भी जो सिर्फ 3 चाबियों से खुलता था और जिससे निकलकर वो गेम से भी बाहर हो सकते थे। डैनी को ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए योंग और कैट अपनी चाबियां कैट को दे देते हैं ताकि वो जल्दी से स्पेशल डोर ढूंढकर सबको वहां से ले जाए। अब ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि अचानक डैनी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसके पेट पर चोट लगती है और तभी वह रेड टीम का एक प्लेयर आ जाता है। वो तीनों को धमकी देता है कि अब इनमें से एक मरेगा। कैट बहादुरी दिखाती है और उस पर हमला करके उसे ही मार देती है और फिर डैनी को सहारा देकर वहां से निकलने लगती है। अब इसके बाद 2 लड़कों को दिखाया जाता है। इन्होंने पहले ही अपना टारगेट पूरा कर लिया था, यानी एक प्लेयर को मार चुके थे, लेकिन अब ये चाहते थे कि और लोगों को मारे ताकि इनाम का पैसा कम लोगों में बंटे। उधर जी हुन को आखिरकार एक लड़का नजर आता है जो दूर से ली जैसा लगता है। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो कोई और था। ली अब खुद को बचाते बचाते थक चुका था।
एक और रेड टीम प्लेयर ने उसे पकड़ लिया और उसकी टांग पर चाकू मार दिया, लेकिन ली ने जैसे तैसे पैर से उसे धक्का मारकर खुद को छुड़ाया और वहाँ से भाग निकला। उधर डैनी का डिलीवरी टाइम भी आ चुका था। अब वहीं लोग उस रूम में उसकी डिलीवरी कराने लगते हैं। डैनी ने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया। अब इस खुशी में सबकी आंखें नम हो गई। योंग ने अपने बालों में छुपा कर रखा हुआ चाकू निकाला और उसकी मदद से डैनी की कोड भी काट दी। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को फोन आता है। उसे खबर मिलती है कि जुन हो अभी भी उस आइलैंड को ढूंढ रहा है। फ्रंटमैन अपने आदमी को साफ साफ कहता है कि चाहे जो हो जाए उन्हें इस आइलैंड तक पहुंचने नहीं देना। अगर वो किसी तरह भी पहुंच गए तो सबको मार देना। और आखिर में हम देखते हैं कि जिस आदमी को न्योल ने बचाया था अब उसे होश आ गया है, लेकिन न्योल अपनी पहचान छुपाना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसे असली गार्ड ना समझे। न्योल अब नहीं चाहती थी कि उसकी पहचान सामने आए, इसलिए उसने जल्दी से अपना मास्क पहन लिया। जिस आदमी को उसने बचाया था उसके होश आते ही न्योल ने डॉक्टर को मार दिया ताकि वो आदमी डॉक्टर बनकर अपनी जान बचा सके। असल में ये वही आदमी था जिसकी बेटी ब्लड कैंसर से पीड़ित थी और वो बेटी न्योल की दोस्त की बच्ची थी। उसी के इलाज के लिए आदमी इस गेम में शामिल हुआ था, बस पैसे कमाने के लिए। अब सीन दोबारा गेम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ जी हुन बहुत गुस्से में है और उसी वक्त सामने फिर से वो तांत्रिक औरत आ जाती है। अब जी हुन उसे मार ही देने वाला होता है, तभी वो कहती है कि तू तो ली को मारना चाहता था ना, मैंने उसे उस तरफ जाते देखा है, उसका पैर बहुत जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अब ये सुनकर जी हुन फौरन ली को ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार जी हुन और ली के बीच जोरदार फाइट होती है। फाइट के बाद जी हुन ने ली को मार ही दिया। ली की मौत के बावजूद भी वो तांत्रिक औरत नहीं बच पाती क्योंकि किसी और आदमी ने आकर उसे भी मार डाला। अब कैट जो अभी तक डैनी और योंगन को बचा रही थी वो भी अपनी जान कुर्बान कर देती है। उसकी मौत ने दोनों को अंदर से तोड़ दिया। इतनी देर में योंगन का बेटा आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि डैनी को मार दो तभी तुम बचोगी, लेकिन उसकी माँ योंगन अपने बेटे का साथ नहीं देती बल्कि डैनी की जान बचा लेती है। बेटा फिर भी जिद करता है। अब वो जबरदस्ती डैनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गेम का टाइम खत्म हो जाता है और गार्ड्स आकर उसी लड़के को शूट कर देते हैं। उसकी माँ की आंखों के सामने उसका बेटा मारा जाता है और उसके शव को उठाकर ले जाया जाता है। अब सारे लोग अपने अपने लाउंज में लौटते हैं। यहाँ जी उनको फिर से हथकड़ी से बांध दिया जाता है और सबको उनकी जीती गई रकम दिखा दी जाती है। हर किसी के हिस्से में काफी मोटी रकम आ रही थी। अब योंग सबके सामने रोती गिड़गिड़ाती है, प्लीज इस गेम को यहीं रोक दो, अब और खून नहीं, कम से कम डैनी और उस नवजात बच्ची के लिए तो रहम करो। लेकिन कोई नहीं सुनता। अधिकतर लोग गेम को कंटिन्यू करने का वोट करते हैं। अब योंगन इस फैसले से पूरी तरह से टूट जाती है और रात में डैनी की बेटी को प्यार करती है। फिर जाती है जी हुन के पास कि वादा करो तुम इस गेम के आखिर तक टिके रहोगे ताकि डैनी और उसकी बेटी की मदद कर सको। वो वादा लेकर वहाँ से चली जाती है और उसी रात आत्महत्या कर लेती है। उसकी ये हरकत सभी प्लेयर को अंदर से झकझोर देती है। अब आती है अगली गेम। गेम सिंपल थी, उन्हें ब्रिज के ऊपर से जंप करते हुए पार करना था, लेकिन ये जितना आसान सुनने में लगता है हकीकत में उतना ही जानलेवा था क्योंकि इसमें छोटी सी गलती और इंसान सीधे नीचे मौत की तरफ। अब एक एक करके लोग ब्रिज पार करने लगे। ये गेम देखने के लिए बहुत सारे वीआईपीज भी आए हुए थे जो इन खिलाड़ियों के बिहेवियर पर शर्तें लगा रहे थे। दूसरी तरफ हमें जुन हो को भी दिखाया जाता है। अब उसकी तलाश लगभग पूरी हो चुकी है। वो जिस आइलैंड के पास पहुंचा था वो उसे पहचान में आ गया, वही पहाड़ी जहां से पिछले सीजन में उसके भाई इन्हो ने उसे गोली मारी थी। फिर दोबारा सीन लौटता है ब्रिज की तरफ। यहाँ एक लड़का बुरी तरह से लड़खड़ा जाता है। वो ब्रिज पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाता और नीचे गिरकर मारा जाता है। बाकी पीछे के लोग और ज्यादा सावधानी से चलने लगते हैं। अब अंदर बैठे वीआईपीज ने एक फैसला लिया। अब से वो छोटी बच्ची डैनी की बेटी अब वो भी गेम की एक प्लेयर मानी जाएगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अब डैनी जी हुन से मदद मांगती है। जी हुन भी मान जाता है। वो अपनी जैकेट को बेबी बैग बना लेता है और बच्ची को सीने से बांध लेता है और फिर गेम में कूद पड़ता है। ब्रिज पार करना आसान नहीं था। हर कोई डर के मारे दूसरे को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है और इसी वजह से कई लोग एक दूसरे को गिराकर मार डालते हैं। जी हुन भी जब उसके आगे वाला एक डरपोक प्लेयर रास्ता ब्लॉक कर रहा था तो उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया और खुद ब्रिज पार कर गया। अब बची थी डैनी, लेकिन वो ब्रिज पार नहीं कर पाई और गेम के एंड पर उसकी भी मौत हो जाती है। जी हुन दूर खड़ा ये सब देख रहा था और अंदर से पूरी तरह टूट गया। वीआईपीज अब एक और डरावना फैसला करते हैं। अब बच्ची अकेले खेलेगी। उधर न्योल जो आइलैंड से भागने की तैयारी में थी उसे ऑफिसर्स नोटिस कर लेते हैं और गार्ड से हमला करवा देते हैं। अब गेम खत्म होने के बाद सभी बचे हुए प्लेयर्स लाउंज में पहुंचते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि डैनी के हिस्से का पैसा अब उसकी बेटी को मिलेगा तो सब गुस्से में आ जाते हैं, यहाँ तक कि वो उस मासूम बच्ची को मारने की भी प्लानिंग करने लगते हैं।
लेकिन गार्ड्स की वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन प्लेयर्स अब तय कर लेते हैं कि अगली गेम शुरू होने से पहले हम जी हुन और उस बच्ची दोनों को मार देंगे। उधर फ्रंटमैन जो कि इन सब पर नजर रख रहा था, उसे इस प्लान की पूरी खबर मिल जाती है। अब फाइनल राउंड से पहले फ्रंटमैन जी हुन को अपने ऑफिस में बुलाता है। जी हुन वहां पहुंचता है और सच देखकर दंग रह जाता है। फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि इनहो था, यानी वही इंसान जिसे जी हुन दोस्त समझता था, जिसकी मौत की खबर उसे दे दी गई थी और उसी की मौत पर वो रोया भी था। लेकिन अब उसे फ्रंटमैन के रूप में देखकर जी हुन का दिल टूट जाता है। इनहो यानी फ्रंटमैन जी हुन को एक ऑफर देता है कि सारे प्लेयर्स तुम्हें और उस बच्ची को मारना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, तुम फाइनल गेम से पहले सभी को मार दो और इनाम की सारी रकम और वो बच्ची सब तुम्हारे हो जाएंगे। अब सीन कट होकर जुनहो को दिखाया जाता है। अब वो जान गया था कि उसे भटकाने वाला बंदा उसी के भाई इनहो का आदमी था। वो उसे पकड़ लेता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। ये आदमी भी इनहो का ही भेजा गया था, जिसे ऑर्डर मिला था कि अगर कोई गेम तक पहुंच जाए तो उसे मार दो। तो फ्रंटमैन ने अपने गार्ड से कहा अगर पुलिस वाले किसी तरह आइलैंड तक पहुंच जाए तो सारे सबूतों के साथ इन सबको खत्म कर देना। लेकिन उसी दौरान जब उसका गार्ड जिनो के साथ भिड़ता है तो वो वही मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर न्योल, जिस पर बाकी गार्ड हमला कर रहे होते हैं, अपनी जान बचाने के लिए उनके साथ डील कर लेती है। वो कहती है ठीक है, मैं वापस आइलैंड चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले किसी भी तरह उस बच्चे के पापा को यहाँ से निकालने दो। और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। फिर वो वापस आइलैंड आती है और सीधा एक सीक्रेट रूम में घुसकर ऑफिसर्स को गन पॉइंट पर ले लेती है। कुछ को वहीं ढेर कर देती है और उन्हें मजबूर करती है कि उस आदमी के यहाँ आने जाने के सारे सबूत मिटा दिए जाए, और वो इसमें भी कामयाब हो जाती है। उधर रात के वक्त जिहोन अब भी कंफ्यूज है, क्या उसे वाकई में उन सारे प्लेयर्स को मार देना चाहिए। वो चाकू हाथ में लिए सबके बेड्स के पास जाता है, लेकिन किसी को मारने से पहले उसके अंदर की इंसानियत उसे रोक देती है। उसका ज़मीर चिल्लाता है कि तू कातिल नहीं है, और वो ठहर जाता है और उसे बड़े गौर से देख रहा होता है। इनो वहीं फ्रंटमैन, उसे अपने बीते दिन याद आते हैं, 2015 के गेम के वो रात जब उसे भी यही ऑफर दी गई थी और उसने सबको मार दिया था। लेकिन आज जीहोन को देखकर उसे एहसास होता है कि हर इंसान उसके जैसा लालची नहीं होता। अब अगली सुबह आती है और एक नया गेम शुरू होता है, जो अब तक के सबसे खतरनाक गेम्स में से एक था। वहाँ 3 बड़े बड़े टावर होते हैं, जिन पर चढ़कर प्लेयर्स को खुद अपने ही साथियों को नीचे फेंकना था, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए। वहीं जैक एक बड़ा खुलासा करता है कि ये बच्ची मेरी है, मेरी बेटी है, और अब उसे बचाना उसकी जिम्मेदारी है। वो तुरंत एक रोड उठाता है और एक बूढ़े आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, फिर दूसरे को भी मारने लगता है। बाकी लोग भी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जो किसी को नीचे गिरा देता है, समझो वो राउंड जीत जाता है। जैक लगातार लोगों को नीचे गिरा रहा था ताकि उसकी प्राइज मनी बढ़ जाए। इस बीच एक आदमी तो खुद ही जान दे देता है ताकि वो बच्ची बच जाए। अब जैक एक और बंदे पर चाकू से हमला करता है और उसे भी मार देता है। अब एक एक करके सारे लोग मारे जाते हैं और आखिर में बचते हैं सिर्फ जैक और जिहोन। जैक अब जिहोन से कहता है कि देखो, तुम बच्ची मुझे दे दो, मैं इसे गिरा दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जिहोन को वो बच्ची बहुत प्यारी थी, वो उसे किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता था। इसी बात पर इन दोनों के बीच भिड़ंत हो जाती है। जैक के हाथ में चाकू होता है और वो बच्ची को खींच लेता है और गिराने ही वाला होता है। सारे वीआईपीज भी देख रहे होते हैं। जिहोन गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें करता है, मत करो ऐसा, बच्ची को मत गिराओ। आखिरकार जिहोन उसे धक्का दे देता है और तेजी से गिरती जैकेट को पकड़ लेता है जिसमें बच्ची होती है। वो चाहता तो जैक को भी बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं बचाया। अब जैक नीचे गिरकर मारा जाता है। अब फाइनल राउंड में जिहोन उस बच्ची के साथ खड़ा होता है। बाहर आइलैंड के किनारे पर आखिरकार जिन्हो भी पहुंच जाता है। वो उस आदमी को भी देखता है जिसे न्योल ने बचाया था। अब वो बाकी गार्ड्स के साथ आइलैंड पर रेड डालता है। अब गेम का आखिरी राउंड, जिहोन बच्ची को गोद में लिए खड़ा है। वीआईपी की नजरें उस पर टिकी है। वो शर्त लगाते हैं कि ये बच्ची को मार देगा, पैसा और जान दोनों बचा लेगा। अब जिहोन सोचता है और फिर फाइनल बटन दबा देता है। सबकी सांसें रुक जाती है कि अब क्या होगा, लेकिन जिहोन बच्ची को साइड में रखकर खुद ही टावर से कूदकर अपनी जान दे देता है। पूरा हॉल सन रह जाता है। फ्रंटमैन तक हक्का बक्का रह जाता है। जिहोन ने साबित कर दिया वो इंसान था, जानवर नहीं। इंसानियत अब भी जिंदा है। वो चाहता तो करोड़ों का मालिक बनकर ऐश कर सकता था, लेकिन उसने बच्ची की खातिर अपनी जान दे दी। फ्रंटमैन अंदर से टूट जाता है, सोचता है मेरी इंसानियत कहाँ चली गई थी। अब वो गेम जोन की तरफ भागता है, बच्ची को गोद में उठाता है और बस जिहोन की याद में खो जाता है। और तभी एंट्री होती है जिन्हो की। उसने आखिरकार अपने भाई को ढूंढ लिया था। गन उसकी तरफ तनी होती है, लेकिन वो नहीं जानता था कि भाई की गोद में एक मासूम बच्ची है।
वो उसे अपराधी मानकर मारने वाला होता है, लेकिन उसके हाथ रुक जाते हैं क्योंकि सामने उसका भाई खड़ा होता है, इनो फ्रंटमैन। अब वो रोते हुए बस चिल्लाता है, क्यों किया तुमने ये सब? इनो को पता चल चुका है कि पुलिस आ गई है। वो फौरन आदेश देता है कि सारे सबूत मिटा दो। हर जगह पर बम ब्लास्ट कर दिए जाते हैं। 30 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। वीआईपी, फ्रंटमैन और नियोल सब भागने लगते हैं। फैसिलिटी तबाह हो जाती है। गेम खत्म हो जाती है। अब इसके बाद 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। जिनो अपने घर पर एक पार्सल रिसीव करता है। पार्सल में वही बच्ची होती है और साथ में पूरी प्राइज मनी। ये सब इन्होंने भेजा था क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाई और वो बच्ची एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि फ्रंटमैन वो जियोन की बेटी से मिलता है, उसे जियोन की मौत की खबर देता है और उसका कार्ड उसे दे देता है जिसमें उसकी पूरी प्राइज मनी है। अब जैसे ही वो जाने लगता है, उसे एक गली में एक लड़की दिखती है जो दाची गेम खेलते हुए नए लोगों को स्क्विड गेम में बुला रही होती है। उसे समझ आ जाता है फैसिलिटी भले खत्म हो गई हो पर स्क्विड गेम अब पूरी दुनिया में फैलेगी और अब अगला टारगेट है यूएसए। और यहीं पर सीजन 3 की कहानी खत्म हो जाती है।